विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में यह है कि माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन में रघुवीर सहाय जी ने ये बताया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए, प्रमुख जनसंचार माध्यम। जनसंचार किसे कहते हैं? जो जनता में फैलाव होता है, भेजा जाए। इसके प्रमुख 3 माध्यम हैं: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट। प्रिंट माध्यम में आप एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें कि जो भी चीजें, पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तक हैं, वैसे पत्र और पत्रिकाओं से ही संबंधित होता है ये, क्योंकि ये मीडिया है, जनसंचार है। संचार मतलब फैलाव होता है जो एक दूसरे तक जाता है। तो प्रिंट में क्या है? प्रिंट एक लिखित दस्तावेज होता है, ये प्रिंट माध्यम है। रेडियो, रेडियो में समाचार की संरचना होती है, इसमें दृश्य नहीं होता है। इसको एक रेखीय या लेनिन माध्यम कहते हैं। ये रेडियो ओनली श्रव्य माध्यम है, यानी हम उसको सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते, उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उस पर हम अपने विचार नहीं रख सकते। अब तीसरा जो माध्यम है वह है टेलीविजन। हो रही टेलीविजन के माध्यम में क्या है कि टीवी पर विभिन्न प्रकार के खबर दिखाए जाते हैं। अब खबरों के भी विभिन्न चरण हैं। तो टीवी पर जो दिखाए जाते हैं उसमें क्या होता है? दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। टीवी पर दृश्य भी होता है और श्रव्य भी होता है। उसके बाद आता है इंटरनेट, जो आप और हम सभी प्रयोग कर आज हम उससे जुड़े हुए हैं, और इसी नेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। इसी इंटरनेट का प्रयोग जब पत्रकारिता के लिए होता है तब वह इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। तो आपने को यह चीज ध्यान रखना है कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो एक तो प्रिंट मीडिया है, रेडियो है, टेलीविजन है और इंटरनेट है। ये तो हमारे हो गए माध्यम। अब है कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना हमारा प्रिंट मीडिया है। बेटा, आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जो छापखाने का आविष्कार है, जो छापखाना है जिससे ये छपते हैं, उसका आविष्कार चीन में हुआ था। और जो आज का आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस है, इसका आविष्कार गुटेनबर्ग, जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया था। अब ये दो चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अगर आपके पास कॉपी कलम है, नहीं है तो लेकर बैठिए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु हम बताते जा रहे हैं, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टरों पे उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप इसको अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज समझ में आएगा। लेकिन हम जैसे अभी ये 4 माध्यम हमने अभी कहा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये आपके सामने आ गया, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। अब इसमें से इस बात को हमें समझना होगा कि प्रिंटिंग की शुरुआत तो हुई कहां से? चाइना से, चीन से हुआ। लेकिन प्रेस का जो आविष्कार है, जो आधुनिक प्रेस है, इसका आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने, जो जर्मनी के थे। और इस आविष्कार ने दुनिया की तकदीर बदल दी। यानी अब यह संचार का बहुत ही सशक्त और बड़ा माध्यम बन गया। हमारे भारत में प्रेस यानी पहली प्रिंटिंग प्रेस, छापखाना की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में गोवा में।
और गोवा में किन लोगों ने किया की स्थापना की? ईसाई मिशनरियों द्वारा इसकी स्थापना की गई। 1556 ईस्वी में गोवा में, भारत में पहला छापखाना स्थापित होता है और इसकी स्थापना करता है ईसाई मिशनरी के लोगों ने। और ईसाई मिशनरी के लोगों ने किस लिए स्थापना की? अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए कि भारत में पहला छापखाना 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ। इसको स्थापित करने वाले कौन थे? ईसाई मिशनरी के लोग थे। और इन्होंने क्यों स्थापित किया? ये हमें संवाद और संचार के लिए नहीं किया, इन्होंने स्थापित किस लिए किया? अपने धर्म के प्रचार के लिए। अब छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है, यह बात आप अच्छी तरह समझते हैं कि जो छपे हुए शब्द हैं उनको हम कभी भी, किसी भी समय, कितने भी काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी स्थायित्व का मतलब है स्थायी होता है, परमानेंट होता है। लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। अनुशासन किस तरह का? वाक्य संरचना का, शब्दों के चयन का। अब वाक्य को हम उल्टा सीधा लिखेंगे तो वह वाक्य नहीं बनेगा। तो यानी अनुशासन, यानी व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्य को पिरोना, उसके अनुशासन को मानना, तभी हम अपनी भावनाओं को सही रूप में चित्रित कर पाएंगे, लिख पाएंगे, आगे जो सुनने वाले हैं उनको हम भेज पाएंगे। तो इसलिए लिखित भाषा का स्थायी होता है, इसमें भाषा, व्याकरण, वर्तनी और शब्दों की उपयुक्तता का ध्यान रखना होता है। अब इसकी कमजोरी क्या है? तो कमजोरी इसकी यह है कि यह जो निरक्षर लोग हैं, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, अब ये लिखा हुआ है जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियां और खामियां। तो रेडियो जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन किताब, अखबार, पत्र पत्रिकाएं ये वो नहीं कर सकते जो पढ़ सकते जो पढ़े लिखे नहीं है। इसमें समय सीमा और निर्धारित जगह का अनुशासन है। लेखन में गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना पड़ता है। अगर आप लिखित में किसी को आप देखते हैं, जब एक आवेदन पत्र आप लिखते हैं तो यह देखना होता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं कुछ अशुद्धि तो नहीं दे दिया। तो इसी तरह से जब इतने बड़े पत्र पत्रिकाएं छपती है तो उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, देखा जाता है कि कभी कोई गलती तो नहीं जा रही है हमारे उससे, और तारतम्यता बनी होनी चाहिए, यानी क्रमबद्धता इसकी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। अब जो हम एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको नोट कर लेना चाहिए अपनी कॉपी में, वो ये है कि भारत में पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ और उसका नाम क्या था। ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आएंगे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, उसमें भी पूछे जा सकते हैं। 2 नंबर के सवाल में भी ये पूछे जा सकते हैं कि भारत में पहला अखबार बंगाल गजट, भारत का पहला अखबार क्या था? बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन स्थान कहां है? कलकत्ता। और कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में। यह कब प्रकाशित हुआ? 1780 ईस्वी में। जेम अगस्ट हिक्की इसके संपादक कौन थे? जेम अगस्ट हिक्की इसके संपादक थे। तो ये देखो, आप पहले अखबार में 4 तो ये जेम्स अगस्ट हिक्की इसके संपादक थे। हिंदी में पहला साप्ताहिक पत्र जो है, अब आप बेटा अखबार और साप्ताहिक पत्र में अंतर भी समझ लो। पहला अखबार बंगाल गजट था जो कलकत्ता से प्रकाशित हुआ 1780 ईस्वी में। इसके संपादक थे जेम्स अगस्ट हिक्की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने ये नोट कर लिया होगा। हिंदी में पहला पत्र जो साप्ताहिक निकला वो भी कलकत्ता से उदंत मार्तंड, यह 1826 ईस्वी में, और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। तो बच्चों, हाँ, हिंदी में पहला पत्र जो साप्ताहिक निकला उसका नाम था उदंत मार्तंड। इसका प्रकाशन हुआ कलकत्ता से, और प्रकाशन कब हुआ? 1826 ईस्वी में। इसके
संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल। अब तो क्लियर हो गया सभी को? अब चलते हैं हम अगले पैराग्राफ की ओर, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन्हीं पर चर्चा करेंगे। अब रेडियो क्या है? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है, ये मैंने पहले भी बताया है। रेडियो एक रेखीय लीनियर माध्यम है, अभी मैंने ये भी बता दिया था पहले ही, दोबारा एक बार इसके साथ चलते हैं। टेलीविजन भी एक रेखीय माध्यम है। रेडियो में ध्वनि, शब्द और स्वर महत्वपूर्ण होते हैं। रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है। आप देखते हैं कि रेडियो पर जब जॉकी रेडियो आता है तो उसके आवाज में ही इतनी कशिश होती है, आवाज का इतना प्रभाव होता है कि लोग और श्रोता उससे जुड़े होते हैं, जो अपने श्रोताओं को बांध कर रखता है। ये रेडियो के लिए जरूरी है। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है, इसका नाम है उल्टा पिरामिड शैली। अब जो समाचार लिखने की शैली है, क्योंकि हमने अभी कहा था कि अब हम चलेंगे लेखन पर। माध्यम हमने समझ लिया, अब माध्यम के लिए लेखन कैसे होता है। ये प्रिंट मीडिया जो अभी हमने आपको बताया था कि छापखाना 1556 में आया है, चैप्टर आपके सामने से निकल रहा है। ये छापखाने की स्थापना हो गई है और ये पत्र पत्रिकाएं हैं विभिन्न। इसके बाद अब इसके लिए लेखन कैसा होना चाहिए, तो बच्चों यह बात समझ लीजिए कि उल्टा पिरामिड शैली में लेखन होता है। उल्टा पिरामिड शैली यानी आप त्रिभुज तो समझ रहे होंगे, तो त्रिभुज में हमेशा जो एक सिरा है, जो पहला कोना होता है, वो ऊपर की ओर होता है और दो कोने नीचे की तरफ होते हैं। लेकिन हम उसको उल्टा कर दें, तो उल्टा कर देते हैं तो सबसे ऊपर का कोना ऊपर होता है और दो कोने नीचे होते हैं। उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। आप अगर त्रिभुज को तीन कोने में बांट दें, अभी मैं देखता हूं इसमें अगर चैप्टर में इन्होंने फिगर दे रखा होगा तो वो भी दिखाता हूं। इन्होंने, हाँ, उल्टा पिरामिड शैली अभी आया था, एक मिनट, हाँ ये आ गया ना। तो इसमें उल्टा पिरामिड शैली में जो लिखा जाता है, अब आप देख सकते हैं रेडियो समाचार की संरचना में लिखा है इन्होंने कि उल्टा पिरामिड शैली में सबसे पहले ऊपर जो महत्वपूर्ण होता है वो लिखा जाता है। सूचना जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो विचार है, शैली है। यानी आप जब हेडिंग देखते हो, वो हेडिंग जो होता है वो मुखड़ा जिसको कहते हैं, इंट्रो या मुखड़ा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंट्रो, हिंदी में कहते हैं उसको मुखड़ा। ये सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद जो बीच में है जिसको बॉडी कहा जाता है, बॉडी यानी शरीर, यानी अब वो जो जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उसका मूल रीड क्या है, किस विषय पर हम लिख रहे हैं। तीसरा होता है समापन या निष्कर्ष, जो अब उसके बाद कम महत्वपूर्ण होता है। अब इसका हम छोटा सा उदाहरण आपको देते हुए चलें। आप देखते होंगे कि जब आप अखबार में कोई घटना पढ़ते हैं, रेडियो पर कोई समाचार सुनते हैं, तो सबसे पहले एक हेडिंग आती है। वो हेडिंग क्या है? वही इंट्रा है या मुखड़ा है। मुखड़ा है यानी उसका शीर्षक है, यानी उसी से बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ जाती हैं। दूसरा होता है बॉडी। बॉडी में क्या, अब विस्तार से बताया जाता है कि यह घटना इस समय इस तरह से इस के साथ ऐसे ऐसे घटित हुई, वो चीजें बताई जाती है। तीसरा होता है समापन, कि अब उसके बाद जो है क्या हुआ, कौन कौन लोग मदद को आए, या किस तरह का स्टेप लिया गया, या किस तरह के स्टेप्स उठाए गए, वो सारी चीजें समापन के समय आती है। तो अब आप मेरे हिसाब से, मैं 100% एक बात आप नोट कर लें, उल्टा पिरामिड शैली क्या है या उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली में क्या लिखा जाता है, या समाचार पत्र लिखने की क्या विधि है, इस पर एक प्रश्न जरूर आता है बोर्ड में। ये 100% उल्टा पिरामिड शैली आएगा। अभी मैं आपको एक नोट्स भी मैंने भेज रखा है आपको, आप उसको ढंग से पढ़ लीजिएगा।
रेडियो के लिए समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं वो ये है कि भाषा शब्द उच्चारण के अनुरूप हो, यानी रेडियो पर जैसे पहले ही आपको बता दिया गया कि रेडियो के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी होती है आवाज। आवाज अगर मधुर है तो वह अपने दर्शकों को बांध सकता है। तो भाषा या शब्द के उच्चारण अनुरूप हो, साफ सुथरी और टाइप की हुई कॉपी हो। अगर आपको जैसे अभी ये आपके सामने स्क्रीन पर जो छपा हुआ है, टाइप किया हुआ है, तो पढ़ने में आसानी होती है। लेकिन यदि हमने इसको हाथ से लिखा है तो हो सकता है कि कुछ को पढ़ने में परेशानी हो, किसी की राइटिंग साफ नहीं हो, तो जो सामने वाला पढ़ेगा उसमें उसकी परेशानी हो। तो इसलिए जो समाचार वाचक है, जो उद्घोषक है, समाचार वाचक को उद्घोषक करते हैं, उद्घोषक यानी उद्घोषणा करने वाला, घोषणा करने वाला, तो वो जो है उसको अगर हाथ से लिखी हुई कॉपी दे दे तो उसको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, भाषा या उच्चारण की अशुद्धता हो सकती है। तो इसलिए वो उसको टाइप की हुई कॉपी देते हैं। संक्षिप्ताक्षर यानी बहुत लंबे जो शब्द हैं उनको शॉर्ट में प्रयोग करना। जैसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं उनके नाम लेना, अब प्रधानमंत्री कार्यालय की जगह पीएमओ कह के देना, जिससे कि ये चीजें जो है वो समझ में आ जाती हैं। तो संक्षिप्त भाषा का प्रयोग। डेडलाइन और संदर्भ, यानी ये बात ध्यान रखना है कि हमें एक निर्धारित समय के अंदर ही अपने संदेश को, अपने विचारों को, अपने समाचार को जनता तक पहुंचा देना है। ठीक है, अब हम चलते हैं टीवी के विभिन्न खबरों के चरण पे। ये सभी चीजें इसमें दी हुई है, मैंने संक्षिप्त में उठाया है, अभी आप जब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो टेलीविजन, अब टेलीविजन की जो प्रमुख है, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये दृश्य और श्रव्य दोनों है ये भी एक रेखीय माध्यम ही, लेकिन इसमें रेडियो से थोड़ा सा अंतर होता है समाचार को पढ़ने या बताने में। सबसे पहला होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। आप देखते होंगे फ्लैश में क्या होता है, एकदम से ब्लिंक करने लगता है, स्क्रीन के ऊपर कुछ खबरें चलने लगती है, जिसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। एकदम से अभी ताजा जो कोई घटना घटित हुई है या कोई फैसला सरकार ने लिया है या कोई बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित हुआ है, सडनली जो घटना अभी घटित हुई है वो कहलाती है ब्रेकिंग। उसके बाद होता है इसका ड्राई एंकर और फोन इन। ड्राई एंकर में जो एंकर को समाचार पढ़ने के लिए दिया जाता है वो ड्राई एंकर कहलाता है। ठीक है, एंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जो जानकारी देता है, इसमें 6 ककार होते हैं। 6 ककार आप देखेंगे के आधार पर यह न्यूज दी जाती है। कहां, अगर आपके पास कलम हो साथ में तो लिख लें 6 ककार। 6 ककार किसे कहते हैं? तो 6 ककार जो है वो किसी भी समाचार को लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कौन कौन से? कहां, कब, क्या, कैसे। ये जो ककार है, कौका वर्ण की जो आवृत्ति है, इसीलिए इसको कहा गया कि ये 6 ककार है। ऐसा खबर देता है कि कब हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ, किसको, ये चीजें जो है चलती है, ये कहलाता है ड्राई एंकर, यानी एंकर सामान्य में बताता है। अब दूसरा होता है, टीवी पर आप देखते होंगे फोन इन वन। फोन इन, इसमें एंकर जो है, जो प्रस्तुत करने वाला होता है, वह रिपोर्टर से फोन पर जानकारी लेता है। जैसा अभी आपके टीवी पर एक दृश्य अभी हमने गतिविधि में दिखाया है, देख रहे हैं आप कि फायर ब्रिगेड आग बुझाने का काम कर रहा है और रिपोर्टर जो है वो माइक लेकर के खड़ा है, तो ये कहलाता है फोन इन। उसके बाद है एंकर विजुअल। एंकर दृश्यों के माध्यम से खबर को प्रस्तुत करता है, यानी अब जब जहां कहीं घटना हो जाती है, जहां कोई ऐसी बात हो जाती है, वो क्या करता है कि वहां के दृश्य को दिखाता है,
और उसके आधार पर वहां की खबरों को चलाता है। अब इसके बाद आता है लाइव। लाइव में क्या होता है? लाइव में यानी किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण। आप देखते होंगे कई बार कि जब कोई बड़ी घटना होती है, आपको शायद याद होगा बॉम्बे में जब बम ब्लास्ट हुआ था, या अभी भी बहुत सारी घटनाएं होती है जहां से लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है, तो वहां पर जो एंकर है वो साइड हो जाता है, वह सामने नहीं होता है। जो फोन इन माध्यम में जो वहां का संवाददाता होता है वो भी सामने नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वहां का सारा दृश्य चलता है और ऐसा लगता है कि हम उसके सामने बैठ करके देख रहे हैं। अब आता है एंकर पैकेज। अब एंकर पैकेज में क्या होता है? संपूर्णता के साथ खबर को पेश करना। संपूर्णता के साथ पेश करने का मतलब वह किसी भी खबर को पूरी तरह से तैयार करता है, उसके लिए विभिन्न तरह के शब्द वाक्य जोड़ता है, उससे जुड़े हुए विभिन्न बाइट्स को, लोगों के कथन को, बहुत सारे दृश्यों को जोड़ता है और उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम होता है। इसे कहते हैं एंकर पैकेज। अगर इसको हम थोड़ा सा समझें तो अभी आप देखते होंगे एनडीटीवी पे आता है रवीश कुमार का प्राइम टाइम। उसमें वह प्रतिदिन विभिन्न विषयों पे बात करता है। आप देखेंगे वह एक विषय चूज करता है, शिक्षा पे हो, राजनीति पे हो, विकास पे हो, उद्योग धंधों पे हो, इस तरह की बातें वो प्रतिदिन 9 बजे से 10 बजे तक उसका प्रोग्राम आता है। तो उस पर वह विभिन्न विषयों पे बात करता है, उसको कहते हैं हम एंकर पैकेज। उसमें एंकर मुख्य भूमिका में होता है, बाकी सभी तथ्यों को जोड़ करके वह अपनी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। अब एक चीज, क्योंकि अब हमें रेडियो और टीवी के लिए संवाद लिखना है, संवाददाता बनने के लिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है। और अब बच्चों आपको मैं बता दूं कि अगर आप जैसे साइंस और कॉमर्स की तो धूम रहती ही है, बच्चे ज़्यादा तो उधर लेना जाना चाहते हैं, लेकिन जब आप लोग आर्ट्स में आ गए तो आपको हिंदी अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। वो प्लेटफॉर्म है मीडिया। और इन माध्यमों में यदि आप आगे बढ़ते हैं, जर्नलिज्म करके आगे आते हैं, तो आपकी भाषा अगर हिंदी में सशक्त है, आपकी हिंदी भाषा पे पूरी पकड़ है, आपकी लेखन शैली ठीक है, अगर इन चैप्टरों को पढ़कर आप थोड़ा लिखना सीख लेते हैं, तो आप अपने नाम, अपनी पहचान को कायम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और हमारे भारत में आपको पता है कि छोटे छोटे प्रचार से लेकर के, अगर इंडिया में किसी को कुछ बेचना है तो यह हिंदी बहुल भाषी प्रदेश है, देश है, तो यहाँ पर सभी विज्ञापन से लेकर के बाकी जो बहुतायत हमारी जो बाहर की कंपनियां आ रही हैं, वो सब अपना काम हिंदी के माध्यम से कराती हैं। तो इसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि हिंदी का एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हमारे लिए उपयुक्त है इस पे। तो अगर आप इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहेंगे तो वहां भी बना सकते हैं। तो हमें दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेना चाहिए कि रेडियो और टेलीविजन की भाषा शैली में क्या अंतर है। भाषा में प्रयोगशीलता होनी चाहिए। प्रयोगशीलता का मतलब नयापन होना चाहिए, नए नए तरह के शब्द गढ़े जाने चाहिए और भाषा सशक्त होनी चाहिए। अब कह रहे हैं कि दूसरी बात यह होनी चाहिए कि भाषा सबके समझ में आने वाली होनी चाहिए। यानी रेडियो आपको, जब हम रेडियो के लिए जब हम समाचार लिखते हैं तो यह बात ध्यान रखना होगा कि वह अनपढ़ व्यक्ति भी सुनता है और उसको भी अगर हमारी बात, भाषा ऐसी हो, शब्दों का चयन ऐसा सरल हो कि उसको भी हमारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए सुनने के बाद। उसके बाद है कि वाक्य छोटे छोटे हों और सीधे और स्पष्ट हों। गैर जरूरी विशेषणों से मुक्त होने चाहिए, यानी भाषा को क्लिष्ट नहीं बनाना है। गैर जरूरी विशेषण का मतलब होता है कि जो भाषा ज्यादा तत्सम शब्दों का प्रयोग, विशेषणों का प्रयोग, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बोलचाल के मुहावरे का प्रयोग हम कर सकते हैं। मुहावरे जो है वो हमारे यहाँ बड़े आकर्षक हैं और बड़े जल्दी जल्दी समझ में आ जाते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि रेडियो बिना पढ़े लिखे लोग भी सुन सकते हैं, उसकी भाषा को, उसके न्यूज को समझ सकते हैं। तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि जब वो समझ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे यहां अनपढ़ों के लिए एक लोकोक्ति भी है। क्या? काला अक्षर भैंस बराबर।
अब ये अगर ये मुहावरा कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, सीधे अनपढ़ नहीं कह रहे उसको। और वाक्यों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता कहते हैं मतलब वाक्यों में अगर एक दूसरे से संबंध नहीं होगा तो वह वाक्य पूर्ण नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे लेखन का ये अंतर है जो दोनों में होना चाहिए। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इसमें कि अगर अब हमने रेडियो समझ लिया, टीवी समझ लिया, अब हमारा है इंटरनेट पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता, जो आज बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सब आप अपनी कलम लेकर तैयार हो जाइए, कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। हम इंटरनेट पर आ गए हैं और ये जो वेब पत्रकारिता है इसने पूरे भारत में क्या कहें, अगर पूरे देश में कहें तो तहलका मचा दिया जब इंटरनेट आया। तो इंटरनेट ऐसा माध्यम है जिससे कि हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे की जानकारी, वर्तमान जानकारी, देश विदेश की जानकारी, किसी विषय पर किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। अब हमारे यहां प्रतिवर्ष इंटरनेट यूजर्स, और खास करके अब तो ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये औजार हमारे यहाँ, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी जनरेट करता है। और सोशल मीडिया पर आपने बच्चों देखा होगा कि जब अभी कोई घटना घट जाती है सरकार के तौर पर, प्रशासन के तौर पर, या पब्लिकली यदि कोई कमी रह जाती है तो उसको इसके माध्यम से उठाया जाता है और उस पर सुनवाई भी होती है। तो यह दबे वर्गों को के आवाज को उठाने के लिए सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इस इंटरनेट की दुनिया ने दिया है। और ये विभिन्न तरह के पत्र पत्रिकाओं ने जब अपनाया तब भी इसमें काफी परिवर्तन आ गया। अब इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता जिसे कहते हैं, तो इसमें वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अब आप सब अपने कलम लेकर तैयार हो जाइए। इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर अब तक चल रहे हैं। पहला दौर 1982 से 1992 तक, 1982 से 1992 तक इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर चला है। दूसरा दौर 1993 से 2001 तक, यानी 1993 से 2001 तक का दौर दूसरा दौर कहलाया है। और अभी जो दौर चल रहा है 2002 के बाद से अब तक, यह इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर है। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने ये काल नोट कर लिए होंगे कि पहला काल कब है और दूसरा काल कब है। एक जमाना था जब कि टेली प्रिंटर, उस समय, अब आप लोगों के टाइम का खत्म हो गया, उस समय टेलीग्राम आया करते थे। अभी जो स्पीड पोस्ट, इंटरनेट, मेल, ये सब चीजें नहीं थी। टेली प्रिंटर के माध्यम से तो 80 शब्द ही 1 मिनट में एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे। आज 1 सेकेंड में 56 किलोबाइट यानी 70,000 शब्द। अब इसमें है कि HTML, आप लोग जब कोई चीज डाउनलोड करते हो तो PDF, HTML देखते होंगे। HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये नई वेब भाषा है। HTML इसका शॉर्ट नाम है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद आता है ब्राउजर। आप सब जानते हैं, हमसे ज्यादा प्रयोग करते हैं ब्राउजर का। और ब्राउजर वह औजार जिसके जरिए विश्वव्यापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं। ब्राउजर क्या करता है? सर्च इंजन है, ढूंढने का जरिया है। अब ब्राउजर के नाम क्या है? नेट, ब्राउजर का नाम है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आप अभी ब्राउजर खोलते हैं, गूगल क्रोम में जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना ब्राउजर बना लिया है, नेटस्केप ये। उसके बाद AOL, अमेरिका ऑनलाइन नेट कंपनी है ये। तो ये सारी चीजें जो है हमें एक प्लेटफॉर्म दिया ब्राउजर के माध्यम से। न्यू मीडिया का संबंध इंटरनेट व .com से जुड़ी मीडिया से है। भारत के लिए इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर। अब बच्चों, जैसे हमने आपको ऊपर
इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर तो लिखवा दिया था, लेकिन भारत में पहला दौर हमारा कब से शुरू हुआ? तो भारत में 1993 से, यानी 1982 से 1992 तक का जो दौर था, पहला दौर जो इंटरनेट पत्रकारिता का, वो भारत में नहीं था। भारत में पहला दौर कब से शुरू हुआ? 1993 से लेकर के माना जाता है। भारत में वेब पत्रकारिता की कुछ साइटें हैं, जैसे rediff.com, इंडिया इन्फोलाइन और सीफी। ये हमारे यहाँ पत्रकारिता की कुछ साइट्स हैं। साइट्स आप समझते हैं, मुझे अच्छी तरह से यह है कि आप लोग साइट को अच्छी तरह से समझते हैं। यह है इंटरनेट पत्रकारिता, ठीक है। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू किया गया और पहला इंटरनेट पर जो पहला पत्रकारिता शुरू किया गया उसका नाम था तहलका.com। तहलका.com ने वाकई तहलका मचा दिया था जब बहुत सारे सीक्रेट चीजों को उसने ला करके लागू किया था। वेब दुनिया, अब दूसरा है वेब दुनिया। वेब दुनिया किसे कहते हैं? हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत इसी से हुई। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत हुई इंदौर से। आप एक बात बिल्कुल नोट करते जाइए कि वेब दुनिया की शुरुआत, हिंदी नेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है, जिसे वेब दुनिया की शुरुआत, यानी हिंदी में वेब दुनिया की शुरुआत इंदौर से नई दुनिया जो पत्र निकलता है, घराना का पोर्टल है, उस पर शुरू हुआ था पहला। अब एक और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि केवल नेट पत्रिका कौन सी है, यानी वह पत्रिका प्रिंट माध्यम से उपलब्ध नहीं है, मात्र नेट पर उपलब्ध है। और नेट पर उपलब्ध होने वाली हिंदी की एकमात्र पत्रिका है प्रभात साक्षी। और हिंदी की सबसे सर्वश्रेष्ठ वेबसाइट जिसे कहते हैं, यानी हिंदी की सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्कृष्ट साइट कौन सी है? वह कहलाती है बीबीसी। क्या कहलाती है? बीबीसी। अब भारत के कुछ न्यूज घराने हैं इसी के साथ, जिन्होंने भी बाद में इंटरनेट पत्रकारिता में अपने हाथ आजमाए और उसको उन्होंने शुरू किया। कौन कौन से? टाइम्स ऑफ इंडिया, जो अंग्रेजी का अखबार है, हिंदू अंग्रेजी और हिंदी दोनों में निकलता है। आज तक आपको पता है ये चैनल है। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का अखबार है, हिंदुस्तान इसी का हिंदी वर्जन है। वेब पत्रिकाएं हैं हिंदी नेस्ट, सराय और अनुभूति। ये इनके नाम है, आप नोट कर लेंगे कि हिंदी की वेब पत्रिकाएं कौन कौन सी है। अब बेटा आप बिल्कुल समझ लें, केवल नेट पत्रिका अगर पूछता है तो प्रभात साक्षी लिखना है। अगर हिंदी की वेब पत्रिकाएं पूछता है तो हिंदी नेस्ट, सराय और अनुभूति, ये हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि यह कितना बड़ा इंटरनेट का, नेट का ये संसार है। अब हिंदी वेब पत्रकारिता के सामने चुनौती और समस्या है कि इसको कैसे, इसमें दिक्कत आती है। जैसे आज आप मोबाइल में तो लिख लेते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लैपटॉप पे फॉन्ट की दिक्कत आती है हिंदी में लिखने में। तो हिंदी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हिंदी फॉन्ट की है। इसमें हिंदी फॉन्ट कई आए लेकिन वो सूटेबल नहीं है, लेकिन इसीलिए नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के फॉन्ट में परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के बाद उसको स्वीकार किया। कैसे? अब जैसे इंग्लिश के फॉन्ट हैं वहां कोई दिक्कत नहीं होती है, पर हमें हिंदी के फॉन्ट में दिक्कत आती है। तो उन्होंने बहुत सारे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पहले विद्यालय में बी के बाद द और ध संयुक्त हुआ करते थे। अब क्या करते हैं? वी लिखने के बाद द के नीचे हलंत लगा देते हैं, फिर ध पूरा लिखते हैं। यह बदलाव आया है तो सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग के दृष्टिकोण से आया है। बहुत सारे जो संयुक्ताक्षर थे उनको हटा करके हलंत विधा पे ला दिया गया कि हलंत लगा दीजिए, आधा शब्द लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ऊपर बिंदी लगाने की जरूरत है, वहां पर हमारी बिंदी का यह है हिंदी में कि वो आधा न का भी उच्चारण करता है, आधा म का भी उच्चारण करता है। इसीलिए जो लोग हिंदी में पूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं वो कई बार न और म के उच्चारण में भी अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते हैं, उनको दिक्कत होती है।
ये सभी चीजें हैं। तो इस तरह से हिंदी का वेब पत्रकारिता कहते हैं कि अभी तो शैशव काल में है, क्योंकि फ्रंट हमारे पास नहीं है। और अगर इसका कोई यूनिकोड, जैसे अभी फ्रंट बन रहे हैं और लोगों ने बनाए हैं, लेकिन इसका मानकीकरण नहीं करेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। मानकीकरण कि अभी बहुत सारी चीजें जो हम हिंदी से पत्रकारिता में टाइप करके या शब्दों को जिस तरह से लिख देते हैं, तो उसमें दिक्कत आती है कि बहुत सारे लोग उसको गलत मान लेते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर आप 26 लेटर हैं, उसमें से आप सही शब्दों का उच्चारण लिख देते हैं तो उसको कोई गलत नहीं मानता है। उसके बाद क्या है कि हिंदी में आप अगर कुछ गलत लिखते हैं तो आप राइट क्लिक के लिए वो सुधारने के लिए ऑप्शन आते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट या जो और हैं उन्होंने उसको बना रखा है, उनके डिक्शनरी उसमें फीड है। पर हमारी हिंदी में अगर हम कुछ लिखते हैं तो वह नीचे रेड निशान लगा देते हैं, यानी वो उसको रीड नहीं कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको गलत बताता है, जबकि वह गलत नहीं होता है। तो यह फॉन्ट की दिक्कत है कि हिंदी फॉन्ट का जब तक मानकीकरण नहीं होगा तब तक हमारी ये समस्या बनी रहेगी। तो बच्चों, ये पाठ से संवाद भी दिए हुए हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। तो क्यों लोकप्रिय है यह भी आपको बताया गया है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों लोकप्रिय होता जा रहा है। उसके बाद टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, रेडियो समाचार की भाषा अभी हमने बताया है कि कैसी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही इसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं। हाँ, अब ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने किया जो हमने अभी इस पाठ के चर्चा के दरमियान नहीं लिया था। इंटरनेट पत्रकारिता का एक दुष्परिणाम भी है। क्या दुष्परिणाम यह है कि यह अश्लीलता भी फैलाता है, और यह टीवी के साथ भी है। रेडियो में ऐसे दुर्गुण नहीं है, लेकिन दूरदर्शन में और इंटरनेट में खास करके अश्लीलता फैलाने का, हिंसा की ओर प्रवृत्त करने का दुष्परिणाम सामने आता है। उसके बाद तीसरा एक और जो सबसे बड़ा इंटरनेट का दुष्परिणाम है वह यह है कि यह बच्चों को दिग्भ्रमित कर सकता है, या अल्प वयस्क या जिनकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा विकसित नहीं है उनको ये गलत दिशा की ओर प्रवृत्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे जो हैं हिंसा में लिप्त हो जाते हैं, क्राइम में लिप्त हो जाते हैं। कोई भी माँ बाप उनको नहीं सिखलाता, कोई भी गुरु उसको नहीं सिखलाता, उसका कोई भी शुभचिंतक उसको इस काम के लिए नहीं सिखलाता, लेकिन वह कहीं ना कहीं इन माध्यमों से सीख जाता है। उसके बाद गेम, वीडियो गेम आप सभी खेलते होंगे जहां तक मैं समझता हूं। बच्चों में नशा, जिस तरह से दारू पीने वाले का, शराब पीने वाले का, या बाकी जो नशा करते हैं लोग, उस तरह के नशा करने वालों की जिस तरह से सारा रुझान उधर केंद्रित हो जाता है, उस तरह से जब बच्चों में गेम की लत लग जाती है इंटरनेट के माध्यम से, तो वह फिर उसको कुछ भी अपने जीवन में दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही दुर्गुण वो उसको पढ़ाई से, समाज से, परिवार से, सबसे एक तरह से अलग करता है, और कई बार तो जीवन हानि का भी की भी सूचना हम लोगों को मिलती है। तो यह इसका दुर्गुण है इंटरनेट पत्रकारिता का। तीसरा एक और भी है कि यह जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें लाता है जिससे कि हमारा ध्यान भटक जाता है। तो ये सारे इसके दुर्गुण हैं। कहते हैं कि श्रोता या पाठकों को बात रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है? तो ये पक्ष विपक्ष में आप लिख सकते हैं। प्रिंट माध्यम की खूबी और खामी हमने आपको बता दी है। उसको हम ज़्यादा समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जब चाहें तब पढ़ सकते हैं। रेडियो में हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो जो बता दिया उसको हम सुरक्षित रखें, या उसको जब चाहें तब देख लें, अपने समय के अनुसार देख लें, जहाँ मर्जी। जैसे प्रिंट माध्यम में अखबार, पत्र पत्रिकाएं आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन रेडियो को हर जगह नहीं ले जा सकते, टीवी को तो बिल्कुल ही हर जगह नहीं ले जा सकते। तो इस तरह से ये माध्यम जो है, प्रिंट माध्यम जो है वो, और इसमें अंतर है। तो इसको भी आप अपने अपने आधार पर लिख सकते हैं। अब इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर टीवी के लिए 3 महत्वपूर्ण स्क्रिप्ट लिखिए, अर्थपूर्ण संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखिए। तो आप, उम्मीद है कि आप इन तीनों पर अपना स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा को यहीं विराम देंगे, समाप्त करेंगे।